नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो बिना स्किप करिए आपको देखना है। इसमें हम बात करेंगे यूजीसी ने 2023 का न्यू एग्जाम पैटर्न, जिसको डिटेल में समझाया जाएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। यूजीसी नेट एग्जाम की सबसे बेस्ट तैयारी करने के लिए आपको चाहिए सबसे बेस्ट नोट्स, जो हम आपको देंगे आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ के रूप में। पेपर वन की बात करें, इसकी कॉस्ट है 750 रुपीज़, यानी कि 750 रुपये, जिसमें आपका पेपर वन पूरा कवर होगा, जिसमें 10 यूनिट का थ्योरी पीडीएफ नोट्स होगा डिटेल में, और साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें आपका पेपर वन पूरा कवर हो जाएगा। पेपर टू में ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इसकी कॉस्ट है 1500 रुपये। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसमें आपको 10 यूनिट का थ्योरी नोट साथ में टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। तो आपको मैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो चलिए डिटेल में समझते हैं नया एग्जाम पैटर्न क्या है 2023 का, जिसमें आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न टाइप की। तो देखिए, ये नए और पुराने स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा एग्जाम पैटर्न होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता कि एग्जाम पैटर्न होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे पास दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर वन में और पेपर टू, देखिए एग्जाम मोड क्या है, दोनों ऑनलाइन होते हैं। पेपर वन का भी पेपर टू का भी एक ही दिन में दोनों एग्जाम हो जाते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन क्या है, 3 घंटे, यानी कि टोटल 3 घंटे हैं। ऐसा नहीं कि पेपर वन का 3 घंटे, पेपर टू का 3 घंटे, टोटल 3 घंटे हैं। इनकी 180 मिनट आपको मिलेंगे, आपको दोनों पेपर सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ पेपर क्या है, कैसा टाइप ऑफ पेपर है, कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि जो पेपर वन है सबके लिए कॉमन है। जैसे हमारे यूजीसी में देखिए 84 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो टोटल सब में क्या है हमारे पास, जो पेपर वन सबका कॉमन है। जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, जिनका भी जो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी है, तो उनमें पेपर वन सब में कॉमन होता है। उसके बाद देखिए जो पेपर टू है, पेपर टू क्या है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। इनके पेपर वन में सबको सेम क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट के जो भी हैं, लेकिन पेपर टू वो होता है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट जो आपका है, उसमें आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और जो आपने सब्जेक्ट भरा है यूजीसी नेट के एग्जाम में, उसमें आपके क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD, आपको कोई एक करेक्ट करना होता है। पेपर वन पेपर टू दोनों में ही ऐसा है। टोटल क्वेश्चन देखिए कितने हैं, पेपर वन में 50 क्वेश्चन है, पेपर टू में 100 क्वेश्चन है। तो टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, पेपर वन देखिए 100 नंबर का है, पेपर टू हमारे पास 200 नंबर का है। तो देखिए मार्किंग स्कीम क्या है, अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो आपको कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पेपर वन में अगर 50 क्वेश्चन है तो वो 100 नंबर का हुआ, पेपर टू 100 क्वेश्चन आए तो वो 200 नंबर का हुआ, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन आपको करने हैं दोनों को मिला के, ठीक है। तो 300 नंबर का होता है दोनों पेपर। तो आप पूरा कर सकते हैं, आपको कुछ भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये थे एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स की। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 6 तरह के होते देखिए और भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको मेनली 6 तरह के होते हैं, ठीक है। कई वीडियोस में आप देखेंगे आपको 3 तरह के बताएंगे, कई में 4 तरह के बताएंगे, लेकिन आपको मैं 6 तरह के बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन, जिसे आप भी जस्टिफाई करेंगे। तो आपको देखिए वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि आपको मैं क्वेश्चन की टाइप बताऊँ कि आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जब आप देखिए एग्जाम देने जाते हैं, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की टेक्निक नहीं समझ पाए तो बड़े से बड़े महारथी स्टूडेंट भी उसमें फेल हो जाते हैं। आपकी नॉलेज जितनी मर्जी हो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा नहीं तो आपका वो अटैम्प्ट जो है वो बेकार चला जाता है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टाइप्स क्या है क्वेश्चन की, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजन के होते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन जिसमें सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल जो आप इजीली कर सकते हैं। इसको आपको मैं आगे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। जैसे देखिए ये वाले क्वेश्चन है ना, आपको मैं सारे एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। सिंपल क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं, सेट 1 सेट 2 लिखा होता है, सीक्वेंस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस दिया जाता है, सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए रिसर्च है, उसका सीक्वेंस दिया जाता है कि रिसर्च का सीक्वेंस बताइए क्या है। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो आपका दिमाग हिला देते हैं, पूरा ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। तो ये 6 तरह के क्वेश्चन हैं।
आपको सिंपल क्वेश्चन भी करना है, आपको सर्शन रीजन भी करना है, स्टेटमेंट बेस भी करना है, मैच द फॉलोइंग भी करना है, सीक्वेंस क्वेश्चन भी करना है, ट्रिकी क्वेश्चन भी करना है। इसको करने के बाद ही आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो पेपर 1 है उसमें देखिए 50 क्वेश्चन होते हैं ना। 50 क्वेश्चन में से देखिए 5 क्वेश्चन का आएगा कॉम्प्रीहेंशन, 5 क्वेश्चन आएंगे डीआई में, बाकी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ और रीजनिंग में। यानी कि 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहाँ पे निकल गए, तो बाकी बचे 30 क्वेश्चन 50 में से। तो ये 6 टाइप 50 क्वेश्चन के, जो 6 टाइप है 30 क्वेश्चन के अंदर आएंगे। 50 में से कि 20 तो निकल गए, कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन, 5 डीआई के और मैथ्स के, रीजनिंग के, है ना। ये 20 क्वेश्चन निकल गए, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं 30, ये 6 कैटेगरी उनमें डिवाइड हो जाती है। ऐसे देखिए पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 कॉम्प्रीहेंशन होते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम डायरेक्ट उसके क्वेश्चन निकाल दें, क्योंकि वो तो आपको पैराग्राफ में ही ढूंढने हैं, तो बाकी जो 90 क्वेश्चन हैं वो इन 6 पैटर्न पे आधारित होते हैं। ठीक है, उनमें सिंपल भी आएगा, सर्शन रीजन भी आएगा, स्टेटमेंट भी आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा, सीक्वेंस आएगा और ट्रिकी क्वेश्चन भी आएगा। तो चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि कैसे कैसा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल देखिए सिंपल क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो कैसे होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, शोध वह व्यक्ति कर सकता है, इनकी रिसर्च वो व्यक्ति कर सकता है। अब देखिए आपने अगर रिसर्च पढ़ा होगा, आपको पता है कि अनुसंधान हो गया, शोध हो गया, रिसर्च हो गया, कौन व्यक्ति कर सकता है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखिए आप, जिसने शोध विधि पढ़ी हो, अगर आपने रिसर्च पढ़ी हो तो क्या आप शोध कर सकते हैं, आप सोच के देखिए। जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि हो, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता हो, ये या जो परिश्रमी हो। अगर देखिए जिसने शोध विधि की पढ़ी हो, अगर आपने रिसर्च, किसी ने रिसर्च पढ़ी हो, कोई खबर पढ़ी हो, तो क्या वो शोध कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि हो या जिसने ग्रेजुएट किया हो, क्या वो रिसर्चर बन सकता है। अगर आप देखिए, अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप उसने ग्रेजुएशन की है, तो क्या वो रिसर्च कर सकता है, आप सोच के देखिए। जो परिश्रमी हो, ठीक है, यानी कि जो बहुत मेहनती हो, चाहे वो अनपढ़ हो लेकिन वो बहुत मेहनती हो, तो क्या वो शोध कर सकता है। आप सोच के देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर सी ही होगा, ठीक है। देखिए जो परिश्रमी हो, मेहनती हो, चाहे वो मजदूर हो, ऐसा थोड़ी वो रिसर्च करेगा। जो ग्रेजुएट हो, ऐसा थोड़ी है कि वो रिसर्च ही कर सकता है ना। जिसने शोध विधि पढ़ी हो लेकिन समझी ना हो, तो ऐसा थोड़ी वही शोध करेगा। तो आंसर क्या है, जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता हो। शोध वह व्यक्ति कर सकता है, रिसर्च वह व्यक्ति कर सकता है जिसमें सोचने और समझने और तर्क की क्षमता हो। शोध ज्ञान वृद्धि के साथ साथ मानव विकास को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये है सिंपल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डिवाइड होके आते हैं, ठीक है। तो इसका आप आसानी से जवाब दे दोगे। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला असर्शन रीजन का, देखिए असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है असर्शन का और रीजन का। देखिए जब भी आप असर्शन पढ़ें तो ये आपका होता है क्वेश्चन, और जब भी आप मान लीजिए रीजन पढ़ें तो वो होता है आपका आंसर। असर्शन हो गया आपका क्वेश्चन और रीजन हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, असर्शन में क्या पूछता है वो, क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज सोशल टेंशन इन इंडिया। यानी कि जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए रीजन क्या है, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फूड सिक्योरिटी। यानी कि मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। देखिए उसने 2 चीज़ें बताई आपको कि जलवायु परिवर्तन है, इनकी जो क्लाइमेट चेंज है वो भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। यानी कि जो हमारा सोशल टेंशन है क्या वो बढ़ाएगा। जलवायु में परिवर्तन होता है ना, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, एकदम से खुश्की का मौसम आ गया, कैसे कुछ भी होगा, है ना। तो होता है ना कि समाज में तनाव बढ़ता है ना, जैसे किसी को खांसी हो गई, जैसे मौसम चेंज हो गया, किसी को खांसी बुखार हो गया तो सभी डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, तो ये सामाजिक तनाव हो गया ना ये वाला। उसके बाद देखिए मौसम की चरम स्थिति, ठीक है। जलवायु देखिए वो होती है जो एकदम से नहीं बढ़ती, जो कि 25-30 साल में एक बार बढ़ती है। मौसम क्या है, जो हर रोज़ चेंज होता है वो मौसम है।
जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, पहले ज़माने में इतनी गर्मी नहीं थी, क्योंकि तरक्की होती है तो गर्मी तो होगी। तो इससे क्या है, सामाजिक तनाव बढ़ता है। जैसे अभी क्या है, देखिए पटाखे आप चलाते हैं तो सारे पासे क्या है, सभी तरफ क्या है कि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है ना। तो धुआं हो जाता है ना जैसे, तो उससे क्या है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो गया ना हमारा, है ना, जल भी परिवर्तन हो गया, वायु भी परिवर्तन हो गई, है ना। उसमें क्या है कि अभी उसमें स्मॉग आ गई, है ना। तो मौसम की चरम स्थिति देखिए, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर जलवायु परिवर्तन में फ़र्क पड़ेगा तो हमारे मौसम में भी फ़र्क पड़ेगा, तो ये इसने बताया है। अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट इसके उलट होगी, क्योंकि देखिए जो जलवायु होती है, जो मौसम एक दूसरे से कनेक्टेड है। जलवायु हमेशा होती है, क्लाइमेट चेंज हमेशा 30 साल के बाद होता है, मौसम हर रोज़ बदलता है। दोनों आपस में क्या है, कनेक्शन है ना दोनों में। तो दोनों में स्टेटमेंट आप देखिए कि क्या आंसर होना चाहिए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। अब देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करना कैसे है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके सामने ही उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोनों एक दूसरे कनेक्टेड है ना, जलवायु का और मौसम का, यानी कि क्लाइमेट का और वेदर का, दोनों एक दूसरे में देखिए कनेक्टेड हैं, तो दोनों ही सही होंगे और दोनों की जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। तो इसमें क्या है, देखिए बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे बात हो रही है क्लाइमेट की, लेकिन यहाँ पे रीज़न कोई और बताया होता, रीज़न कुछ और बताया होता, तो यहाँ पे वो आर सही होता, ए सही होता, आर गलत होता, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप सोच के देखिए, तो वो उसका आंसर सही होगा। ठीक है, ये है असर्शन रीज़न। आप असर्शन को क्वेश्चन मानिए, आप ये समझिए कि असर्शन के अकॉर्डिंग आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो रीज़न उसका है, जो कारण उसका बताया गया है कि क्या वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर उसके अकॉर्डिंग है तो वो दोनों सही हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो गलत है। ए को क्वेश्चन मानिए, आर को उसका आंसर मानिए, तो आप सोच के देखिए आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है, आप उसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जब आपने उसे अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन रखने का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन रखने का मतलब क्या होता है कि जब आपका दिमाग चेक करना हो, जब आपकी जानकारी चेक करनी हो कि आपकी किसी टॉपिक के ऊपर कितनी पकड़ है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। इनकी देखिए जो प्रभावशाली टीचिंग है, प्रभावशाली शिक्षण है, इनकी जो इफेक्टिव टीचिंग है, हमें उनमें से उसे चुनना है जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इफेक्टिव टीचिंग कैसी होनी चाहिए, अगर आपने वो पढ़ी है तो आप उसका आंसर दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमनकर्ताओं के साथ उत्साह पूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, या गामी को संगठित करना, या तथा व्यतीत का सार प्रस्तुत करना। तो देखिए 6 आपकी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। आपको यहाँ पे देखना है कि अगर टीचर क्लास में पढ़ाता है, अच्छे से पढ़ाना है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी। ठीक है, यानी कि जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं ना, तो उनका बोलने का स्टाइल अलग है। और उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, यानी कि देखिए जो स्टूडेंट आसानी से नहीं कर पाते, जिनको टॉपिक समझने में दिक्कत है, तो उनको क्या है, उनके तरीके से समझाते हैं ना, कि ताकि स्टूडेंट आसानी से सीख पाए। अगर मैथ के कोई ट्रिक है तो वो ट्रिक को आसानी से बता देंगे, अगर कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो वो उसको एक स्टोरी के टाइप पे समझा देंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। यानी कि जब टीचर क्लास में देखिए पढ़ाते हैं तब क्या है कि जो क्लास है वहाँ पे कोई हूटिंग ना करे, है ना, उनको भी साथ में रोकना होता है। देखिए ये चीज़ें ही आती हैं शिक्षण व्यवहार में, प्रभावशाली शिक्षण की इफेक्टिव टीचिंग के अंदर। बाकी अगर बात करें यहाँ पे
कि विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना, अधिगमकर्ता के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध हो गया, या आगामी को संगठित करना, व्यतीत का सार प्रस्तुत करना, तो इफेक्टिव टीचिंग के अंदर नहीं आता। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग के अंदर क्या आता है कि टीचर का क्लास में अपने तरीके से पढ़ाना। ठीक है, बाकी चीज़ें हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं। अगर आपने ऐसे कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, चाहे वो टीचिंग हो, रिसर्च, कोई भी टॉपिक पढ़ा होगा, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो ऑनलाइन लर्निंग होती है, जैसे स्वयं का है, स्वयं प्रभा का है ना, आपको उसमें से क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है कि स्वयं प्रभा हो गया, ये ऑनलाइन है। अगर यहाँ पे लिखा होगा ये ऑफलाइन पढ़ाने का तरीका है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो गलत है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने सही से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है वो आप देखिए एक क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग वाला। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में क्या है, आपके सामने एक सेट 1 सेट 2 या हिंदी में स्तंभ ए स्तंभ बी ऐसे दिया होता है, या सेट दिया होगा, स्तंभ दिया होगा, तो आपको दोनों को आपस में इंटरकनेक्टेड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे विज्ञान विधि है, यानी कि जो लेक्चर की विधि है, विज्ञान पद्धति लेक्चर की जो विधि होती है ना, वो यहाँ पे देखिए सामने आपको दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि इसके सामने वो मैच करती है? व्याख्यान विधि कैसी होती है वो आपको साथ में मैच करना है। अगर आपने जो लेक्चर मेथड है, इनकी विज्ञान पद्धति पढ़ी है, प्रदर्शन विधि पढ़ी है, परियोजना विधि पढ़ी है, सहयोगात्मक विधि पढ़ी है, अगर आपने पढ़ी है अच्छे से, तो आप इसका आसानी से आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने इसके साथ मैच किया है, आपको ये देखना है कि व्याख्यान पद्धति में क्या आएगा, प्रदर्शन विधि में क्या आएगा। ठीक है, तो जून 2019 का क्वेश्चन था, देखिए तो इसमें क्या है, आंसर डी है, यानी कि ए का आएगा 3, यानी कि ए है इससे, और बी का आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, यानी कि बी का यहाँ पे सामने ही है, और यहाँ पे देखिए सी का आएगा 4 और यहाँ पे डी का आएगा 1 ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता है तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। जब भी आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा है कि हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप उसे अच्छे से पढ़िए कि ताकि आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएँ। अगर आपने देखिए अच्छे से पढ़ा है, मैच द फॉलोइंग भी कर पाएंगे, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी पढ़ें उसे ध्यान से पढ़ें। जैसे देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो मैच द फॉलोइंग जो भी है आपके सामने इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन। जैसे कई बार रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं ना, कि रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए रिसर्च का सीक्वेंस क्या है, उसमें उलट पुलट दिया होता है। तो ऐसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन देखे चलते हैं। भारत के शक्ति खंड में भाग्य की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम क्या है? ठीक है, भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम क्या है? ठीक है, अगर हम भारत के इंडिया के जो पावर जो होती है उसको डिवाइड करें तो वो क्या है, पहले क्या क्या आएगा, सही क्रम क्या है? तो देखिए तापीय न्यूक्लिय जलीय वायु होगा, ये तापीय जलीय न्यूक्लिय वायु होगा, जलीय न्यूक्लिय तापीय वायु होगा, या न्यूक्लिय जलीय वायु तापीय होगा। तो देखिए आपको सही सीक्वेंस देखना है। तो उसका राइट आंसर है ए, इनके पहले तापीय, फिर न्यूक्लिय, फिर जलीय, फिर वायु। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कोई भी टॉपिक पढ़ा होगा, आपको आसानी से आ जाएगा। कई बार देखिए रिसर्च के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे कि बताइए रिसर्च के स्टेप्स क्या है। यहाँ पे रिसर्च के स्टेप दिए होते हैं पूरे। ठीक है, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ऐसे करके। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। सो देखिए अगला हमारा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ये सबसे ट्रिक वाला है। तो आप क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे लिखा है सही, कई बार लिखा होता है सही नहीं है ना। यहाँ पे सही नहीं भी लिखा आता है, कई बार सही भी लिखा आता है। तो स्टूडेंट नहीं पढ़ते,
इसलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको देखना है कि सही कौन सा है। ठीक है, सही कौन सा देखना है, गलत को छोड़ देना है। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। गलत को हटाना है, सही को रखना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चले क्वेश्चन आ जाए कि डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको उसमें नहीं वाला ढूंढना है। ये ट्रिक वाले क्वेश्चन है। अगर सही आए तो आपको सही ढूंढना है, गलत को परे कर देना है। लेकिन नहीं वाला है तो आपको नहीं को करेक्ट करना है, सही को परे कर देना है। तो ये ट्रिक वाले क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि सही लिखा है ये नहीं लिखा है। ठीक है, ये ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सही वाला क्वेश्चन है कि कौन सा सही है। ठीक है, वही बात आती है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कोई भी टॉपिक तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। कोई भी टॉपिक कहीं से भी घुमा के पूछ लें आपको क्वेश्चन, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की टाइप है, बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ा हो, आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे आसानी से कर पाएंगे। सो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और सी सही है, ये गलत है। आपको सही चुनना था ना, आपने ए और सी सही चुन लिया, बी गलत है आपने उसे छोड़ दिया, है ना, ये इसका सही है। लेकिन नहीं वाला चुना होता तो आपको यही चुनना था, उसका राइट आंसर फिर बी होता, बाकी दो गलत होते। लेकिन यहाँ पे सही है तो उसके राइट आंसर ये है। यानी कि ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। उसके बाद देखिए, चाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता का ई प्रलेखों तक पहुंच संभव है। डिजी लॉकर क्या है, देखिए मैं आपको सिंपल से बताता हूं। जैसे आपके कोई भी देखिए दस्तावेज है ना, तो जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि देखिए आप अगर उसे कैरी नहीं कर पाते हैं, अपने सर्टिफिकेट कैरी नहीं कर पाते हैं कहीं भी, तो डिजी लॉकर डाउनलोड करिए जो गवर्नमेंट की तरफ से है। आप उसमें उनकी फ़ोटोज़ खींच के, यानी कि आपका आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, कुछ भी है, आप उसकी फ़ोटो खींच के डिजी लॉकर के अंदर डाल सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको दिखा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को जहाँ पे ज़रूरत पड़े। लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है, डिजी लॉकर के अंदर है, तो आप उनको दिखा सकते हैं। तो है डिजी लॉकर। ठीक है, आजकल देखिए आधार कार्ड जो है वो डिजी लॉकर के अंदर है। आपको आधार कार्ड मान लीजिए कि आपके पास नहीं है, तो आप डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग भी आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं कहीं पे भी। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, जो जो टाइप्स थे आपको मैंने सारे बता दी। सिंपल क्वेश्चन हो गया, सर्च रीजन का हो गया, स्टेटमेंट वाला हो गया, ट्रिकी हो गया, है ना, मैच द फॉलोइंग वाला हो गया, और ये आपको मैंने सारी तरह के क्वेश्चन बता दिए। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आप अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। सो यहाँ पर देखिए, अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको सारी यूजीसी नेट की इन्फॉर्मेशन फ्री में व्हाट्सएप चैनल के ऊपर देते रहेंगे। बस आपको व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है, आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं स्टडी भारत पे, तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।